हेलो चिल्ड्रन। आज के इस लेक्चर में हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है केमिकल रिएक्शंस, कैरेक्टरिस्टिक्स और इंडिकेशंस। यानी कि कहीं पर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उसको हम कैसे बताएंगे कि वहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो वो कौन कौन से इंडिकेशंस या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे जिनकी हेल्प से हम ये जान पाएंगे कि यहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो उन कैरेक्टरिस्टिक्स या इंडिकेशंस को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो हमें इंडिकेट करेंगे कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है। So chemical reactions characteristics. First point, a chemical reaction is often accompanied by external indications or characteristics. तो जो भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनको हम रिकॉग्नाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ सम एक्सटर्नल इंडिकेशंस और कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जब भी कोई केमिकल चेंज होगा, कोई केमिकल रिएक्शन होगा, तो उसके कुछ इंडिकेशंस होंगे और उन इंडिकेशंस की हेल्प से हम ये पता कर पाएंगे कि हाँ, कोई केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन हो रहा है। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई पेपर बर्न करते हैं तो आपको पता है कि लाइट एंड हीट प्रोड्यूस होती है। तो लाइट एंड हीट का जो प्रोडक्शन है यह हमें बताएगा कि केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो ऐसे ही मिलते जुलते कैरेक्टरिस्टिक्स को हम यहाँ पर डिफरेंट रिएक्शंस की हेल्प से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, कैरेक्टरिस्टिक्स और इंडिकेशंस अकम्पेइंग अ केमिकल रिएक्शन। तो वो कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स या इंडिकेशंस हैं जो किसी केमिकल रिएक्शन के होने को इंडिकेट करते हैं। और इनमें जो फर्स्ट इंडिकेशन है दैट इज चेंज ऑफ कलर। तो कहीं पर भी किसी भी रिएक्शन में अगर कलर का चेंज हो रहा है, यानी जो सब्सटेंस हमने रिएक्शन में यूज़ किया है उसके कलर में चेंज हो रहा है, तो हम ये जान पाएंगे कि वहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम कॉपर नाइट्रेट इसे हीट करते हैं तो हीट करने पर ये फॉर्म करता है कॉपर ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। तो जो कॉपर नाइट्रेट है इसका जो कलर होता है वो है ब्लू। तो इनिशियल कलर कैसा है कॉपर नाइट्रेट का? ब्लू। बट जब हम इसे हीट करते हैं तो हीट करने पर ये कन्वर्ट हो जाता है फ्रॉम ब्लू टू ब्लैक कलर। क्यों? क्योंकि कॉपर टू ऑक्साइड या कॉपर ऑक्साइड का जो कलर है वो क्या है? ब्लैक है। तो ब्लू कलर टू ब्लैक, ये चेंज हमें इंडिकेट करेगा कि यहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। इसी तरह से सेकंड एग्जांपल है, जब लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं, है ना, लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं तो लेड नाइट्रेट का वो कलर कैसा है? वाइट इन कलर। और जब इसे हीट करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है लिथार्ज में, लेड मोनो ऑक्साइड में, और इसका कलर कैसा होता है? येलो। तो वाइट टू येलो, ये कलर में जो कन्वर्जन हो रहा है ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो जो फर्स्ट इंडिकेशन हमने डिस्कस किया वो है चेंज ऑफ कलर। तो इन रिएक्शंस की हेल्प से हम ये देख रहे हैं कि जब कोई रिएक्टेंट अपने इनिशियल कलर से डिफरेंट कलर का कोई प्रोडक्ट फॉर्म करता है तो इट मीन्स कि वहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है। नेक्स्ट इंडिकेशन इज एवोल्यूशन ऑफ अ गैस। यानी कि किसी केमिकल रिएक्शन में गैस का फॉर्मेशन भी क्या है? केमिकल रिएक्शन का इंडिकेशन है कि हाँ, कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर दे रखे हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या दे रखा है कि जब हम सोडियम सल्फाइड को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो सोडियम सल्फेट फॉर्म होता है, वाटर फॉर्म होता है एंड SO2 गैस फॉर्म होती है। तो SO2 का फॉर्मेशन क्या है? इंडिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड।
तो SO2 कैसे इंडिकेट कर रही है कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है? जब SO2 फॉर्म होगी तो SO2 जो है ये सफोकेटिंग ओडर की गैस है। तो अगर हम सोडियम सल्फाइड को सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कराते हैं और कोई ऐसी गैस फॉर्म हो रही है जिसका ओडर कैसा है, सफोकेटिंग है, तो इट मीन्स सफोकेशन हमें ये इंडिकेट करेगा कि कोई सफोकेटिंग ओडर की गैस फॉर्म हो रही है। और गैस का जो फॉर्मेशन है वो क्या है, इंडिकेशन है किसका, केमिकल रिएक्शन का। तो ये हो जाएगा। इसकी इसी तरह से जो सेकंड एग्जांपल यहाँ है, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम डाइल्यूट HCl से रिएक्ट करा रहे हैं तो गैस बन रही है CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। और ये गैस जो है ये कलरलेस एंड ओडरलेस गैस होती है। और इसके फॉर्मेशन पर क्या होगा, इफरवेसेंस बनेगी, डेंस इफरवेसेंस बनती है। तो इफरवेसेंस के बनने से हमें क्या पता चलेगा कि कोई गैस फॉर्म हो रही है और ये इंडिकेट करेगा कि यहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है। इसी तरह से लास्ट एग्जाम्पल में जो गैस फॉर्म हो रही है वो है अमोनिया गैस, NH3। तो इस गैस का फॉर्मेशन, ये गैस है और ये जब फॉर्म होगी तो इस गैस का ऑर्डर आपको पता है कि ये पंजेंट ऑर्डर की गैस है, कलरलेस पंजेंट ऑर्डर गैस। तो इसका फॉर्मेशन भी इंडिकेट करेगा कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो गैसेस के फॉर्मेशन के थ्रू अगर कोई गैस फॉर्म हो रही है तो हम ये जान पाते हैं कि इस पर्टिकुलर चेंज में कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है। जो नेक्स्ट इंडिकेशन है हमारे पास वो है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो प्रेसिपिटेट क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, व्हाट इज प्रेसिपिटेट? जब कोई भी दो लिक्विड मिक्स करते हैं, दो लिक्विड मिक्स करते हैं और उनकी मिक्सिंग से कोई सॉलिड फॉर्म होता है, तो ये जो सॉलिड फॉर्म होता है इसे हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। शॉर्ट में प्रेसिपिटेट को PPT कहते हैं। तो दो या दो से ज़्यादा लिक्विड को मिक्स करने पर अगर कोई सॉलिड फॉर्म होता है तो दिस सॉलिड इज नोन एज प्रेसिपिटेट। एंड दिस पर्टिकुलर रिएक्शन in which a solid is formed is known as precipitation। तो प्रेसिपिटेट या सॉलिड का फॉर्मेशन भी इंडिकेट करता है कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। सर्टेन केमिकल रिएक्शंस कैरेक्टराइज्ड बाय फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट। तो जो प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है वो ऑलवेज कैसा होता है, इनसॉल्युबल होगा। अगर वो सॉल्युबल होगा तो उसकी फॉर्मेशन हमें दिखाई नहीं पड़ेगी, तब वो सॉल्युबल कंडीशन में प्रेजेंट होगा। तो प्रेसिपिटेट तभी हमें विजिबल होगा जब वो कैसा होगा, पर्टिकुलर सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल होगा। और वो पर्टिकुलर सॉल्वेंट जनरली कौन सा होता है, वाटर। तो प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल होता है ऑलवेज। तो यहाँ पर देखते हैं जो रिएक्शंस कैरेक्टराइज हो रही हैं बाय द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। उसका फर्स्ट एग्जांपल क्या है, लेड नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड। तो जब लेड नाइट्रेट के एक्वस सॉल्यूशन को हम सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन के साथ मिक्स करेंगे तो दोनों की मिक्सिंग पर हमें वाइट PPT मिलेगा, किसका, लेड क्लोराइड का। और ये जो PPT फॉर्म होगा इसकी फॉर्मेशन इंडिकेट करेगी कि यहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, लेड क्लोराइड, वाइट PPT। इसी तरह से सेकंड एग्जांपल में क्या हो रहा है, कॉपर हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा जो होगा पेल ब्लू PPT। तो इसका फॉर्मेशन हमें इंडिकेट करेगा कि यहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो इस तरह से कहीं पर भी किसी भी चेंज में अगर कोई प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है तो फॉर्मेशन ऑफ दिस प्रेसिपिटेट विल इंडिकेट दैट इन पर्टिकुलर गिवन चेंज केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। नेक्स्ट जो हमें पॉइंट डिस्कस करना है उस पॉइंट के हमें क्या करना है, वहाँ पे हमें देखना है कि किस तरह से एवोल्यूशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, एवोल्यूशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट किस तरह से इंडिकेट करता है केमिकल रिएक्शन को। तो एवोल्यूशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, रिएक्शंस विच प्रोसीड विद एवोल्यूशन ऑफ हीट आर एक्सोथर्मिक और
इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जो हीट निकलती है उसे हम प्लस साइन के साथ लिखते हैं। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हम प्लस साइन यूज करते हैं विद द अमाउंट ऑफ हीट। और जो एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं? विच प्रोसीड विद एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट एनर्जी आर एंडोथर्मिक, एंड these reactions are represented by माइनस साइन। तो ये जो ट्रायंगुलर साइन बना हुआ है इसे हम डेल्टा कहते हैं। तो नॉर्मली हम डेल्टा को हम डेल्टा साइन को यूज करते हैं तो रिप्रेजेंट हीट। तो अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो हम प्लस डेल्टा साइन यूज करते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए, और अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो हम माइनस डेल्टा साइन यूज करते हैं। तो इवोल्यूशन या एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट भी जो है वो इंडिकेट करती है कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। एग्जाम्पल के लिए, when nitrogen and hydrogen reacts, so these two gases together form ammonia and plus evolve heat। प्लस के साथ डेल्टा लिखा हुआ है, मीन एवोल्यूशन ऑफ हीट, यानी कि रिएक्शन कैसी है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और एवोल्यूशन ऑफ हीट ये इंडिकेट करेगा कि यहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है अमोनिया फॉर्मेशन में। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल जो है उसमें नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे हैं और वो फॉर्म कर रहे हैं नाइट्रिक ऑक्साइड माइनस डेल्टा। तो ये साइन जो है इसे हम डेल्टा कह रहे हैं, और माइनस डेल्टा साइन इंडिकेट करेगा कि दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इज एंडोथर्मिक इन नेचर, मीन्स इस रिएक्शन में हीट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो इवोल्यूशन या एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट ये इंडिकेट करेगा कि इन पर्टिकुलर चेंजेस में केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो ये पोर्शन हो गया बच्चों। इसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो नेक्स्ट पेज पे जो हेडिंग आपको दे रखी है उसमें क्या हम डिस्कस करेंगे? केमिकल रिएक्शंस, टाइप्स ऑफ केमिकल चेंजेस। तो केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, कितने टाइप्स की केमिकल रिएक्शन होती है। तो फर्स्ट जो केमिकल रिएक्शन आपको दे रखी है एग्जांपल, केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस और केमिकल चेंजेस। तो फर्स्ट जो टाइप दे रखा है वो है डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड ऑल्सो नोन एज सिंथेसिस रिएक्शन। डायरेक्ट कॉम्बिनेशन और सिंथेसिस। तो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन एंड सिंथेसिस में क्या होता है कि टू और मोर रिएक्टेंट्स जो हैं, टू और मोर रिएक्टेंट्स वो आपस में ऐड हो जाते हैं, आपस में कंबाइन हो जाते हैं, और कंबाइन हो करके वन न्यू प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। तो टू और मोर देन टू reactants join together forming a single product. Such types of reactions are known as combination reaction, direct combination reaction and also synthesis reaction. कभी कभी हम इन रिएक्शंस को एडिशन रिएक्शंस भी कहते हैं। तो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन और एडिशन रिएक्शंस और सिंथेसिस रिएक्शन। तो होता क्या है यहां पर कि एग्जाम्पल जो आपको दे रखा है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइनिंग विद ईच अदर एंड फॉर्मिंग अ सिंगल प्रोडक्ट। तो दिस चेंज इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन और सिंथेसिस रिएक्शन। ओके बच्चों, तो ये जो दो टर्म्स हैं सिंथेसिस एंड डायरेक्ट कॉम्बिनेशन, तो यहाँ पर एलिमेंट्स को हमने ऐड किया हुआ आपस में। हाइड्रोजन इज एन एलिमेंट, ऑक्सीजन इज ऑल्सो एन एलिमेंट, और ये दोनों ऐड होकर के क्या फॉर्म कर रहे हैं? H2O। तो H2O क्या है यहाँ पर? इट इज अ कंपाउंड। तो टू डिफरेंट एलिमेंट्स आर फॉर्मिंग अ कंपाउंड। तो कुछ बुक्स में यहाँ पर सिंथेसिस टर्म्स को थोड़ा अलग से डिफाइन किया गया है। Such addition or direct combination reactions in which elements are taking parts are known as synthesis reaction. ओके बच्चों, तो ऐसी कोई भी रिएक्शन
जिसमें रिएक्टेंट्स जो हैं वो एलिमेंट्स हैं, उन्हें हम सिंथेसिस रिएक्शन में रखते हैं, सिंथेसिस रिएक्शन। और सिंथेसिस रिएक्शन जो हैं वो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन या एडिशन रिएक्शंस का टाइप है। लेकिन अगर हम कंपाउंड्स को हम यूज कर रहे हैं, यहाँ पर सपोज आपके पास है CaO and this CaO is combining with CO2 and forming CaCO3। तो आपको पता है कि CaO is a compound, CO2 is also a compound और CaCO3 भी क्या है, कंपाउंड है। तो यहाँ पर दो कंपाउंड्स जो हैं आपस में ऐड हो रहे हैं और एक प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन है या एडिशन रिएक्शन है, बट ये सिंथेसिस रिएक्शन नहीं है। तो आपको मुझे लगता है डिफरेंस क्लियर हो गया होगा कि जो सिंथेसिस रिएक्शन है, सिंथेसिस रिएक्शन जो है इज अ टाइप ऑफ डायरेक्ट कॉम्बिनेशन और एडिशन रिएक्शंस, बट इन सिंथेसिस रिएक्शन एलिमेंट्स आर टेकिंग पार्ट। ओके बच्चों, बट अगर कंपाउंड्स आपस में पार्ट करके एक प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं तो इन रिएक्शंस को हम सिंथेसिस नहीं कहेंगे, हम इन्हें डायरेक्ट कॉम्बिनेशन या एडिशन रिएक्शंस कहेंगे। ओके बच्चों, द नेक्स्ट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो एडिशन रिएक्शंस या डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का अपोजिट है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहां पर क्या होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन में कि एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल या एक पर्टिकुलर केमिकल सब्सटेंस जो है वो ब्रेक होकर के एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स को फॉर्म करता है। ठीक है बच्चों, तो एडिशन या डायरेक्ट कॉम्बिनेशन आपने देखा था कि एक से ज्यादा रिएक्टेंट्स जो हैं वो मिलके एक प्रोडक्ट को फॉर्म कर रहे थे और उसका रिवर्स डिकम्पोजिशन में हो गया कि एक सब्सटेंस या कंपाउंड जो है वो स्प्लिट होके, टूट के एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स को फॉर्म कर रहा है। तो इन रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके बच्चों, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल दे रखा है यहाँ पर, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, इसको जब हम हीट करते हैं तो ये ब्रेक कर जाता है कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड में। तो यहाँ पर ये एक सिंगल रिएक्टेंट सब्सटेंस है, सिंगल रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है और ये ब्रेक होकर के एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस कर रहा है। तो इस रिएक्शन को क्या कहेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। यहाँ पे देखिए, अ केमिकल रिएक्शन in which a chemical compound decompose होना mean break होना, decomposes into two or more simpler substances। thermal decomposition क्या होता है, decomposition reaction brought about by heat। ओके, तो ऐसा decomposition, ऐसी breaking जो हीट की प्रेजेंस में होती है, ड्यू टू द हीट होती है, उस डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। तो अगर कोई डिकम्पोजिशन रिएक्शन हीट एनर्जी की प्रेजेंस में हो रही है तो वो क्या हो जाएगा, थर्मल डिकम्पोजिशन हो जाएगा। और इसी तरह से अगर कोई डिकम्पोजिशन रिएक्शन लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है तो उस डिकम्पोजिशन को हम क्या कहते हैं, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। इसी तरह से जब कोई डिकम्पोजिशन इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में होता है, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में, तो इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में होने वाला डिकम्पोजिशन क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोलिसिस। ओके बच्चों, तो आपने देखा कि डिकम्पोजिशन में क्या हो रहा है, एक रिएक्टेंट जो है वो स्प्लिट होके एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स को फॉर्म कर रहा है। उसके बाद हमने डिस्कस किया डिकम्पोजिशन रिएक्शन के टाइप्स। उसमें फर्स्ट टाइप है थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन जो है वो हीट एनर्जी की प्रेजेंस में होता है, जैसे कि हमारा ये एग्जाम्पल था।
उसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल है फोटो, दूसरा जो टाइप है वो है फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन किसकी प्रेजेंस में होता है? इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एनर्जी। ओके बच्चों, और इसी तरह से तीसरा जो डिकम्पोजिशन का टाइप है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। और इलेक्ट्रोलिसिस जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में होती है। जो एनर्जी यूज होती है वो इलेक्ट्रिसिटी की एनर्जी होती है, और इस डिकम्पोजिशन को हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। तो ये टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन हो गए। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन पर, एंड दैट इज थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कहते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है बच्चों, सब्स्टिट्यूशन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पर क्या है कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन में क्या हो रहा है, एन एलिमेंट और रेडिकल हैज रिप्लेस्ड अनदर एलिमेंट इन अ कंपाउंड। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, BC इज अ कंपाउंड, और BC जो कंपाउंड है उसमें से C को, जो C है BC में से B को A जो है वो डिस्प्लेस कर रहा है। A क्या कर रहा है, B को यहाँ से हटा रहा है। तो B हट रहा है अलग, B को हटा रहा है, और A B को हटा के खुद ज्वाइन हो जाता है C के साथ। तो सच रिएक्शंस इन विच एन एलिमेंट और रेडिकल, तो ये जो A है ये कोई एलिमेंट भी हो सकता है या कोई रेडिकल भी हो सकता है। ये इस कंपाउंड से एलिमेंट या रेडिकल को डिस्प्लेस करेगा, और डिस्प्लेस करके वहां पर वो खुद जुड़ जाता है। तो सच रिएक्शंस जो है ना उन्हें हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहते हैं या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। तो A इज एन एलिमेंट एंड BC इज अ कंपाउंड। तो A B को डिस्प्लेस करेगा और खुद C के साथ जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, न्यू कंपाउंड बन जाएगा, और ये क्या है, डिस्प्लेस्ड एलिमेंट और रेडिकल। ओके बच्चों, एग्जाम्पल दे रखा है इसका यहाँ पर, जैसे कि मैग्नीशियम जब कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम कॉपर सल्फेट से कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और खुद जुड़ जाता है सल्फेट के साथ, और कॉपर ये डिस्प्लेस हो गया। ओके बच्चों, तो इन्हें हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब है कि किसी एक रेडिकल या एटम या एलिमेंट की जगह दूसरे रेडिकल या एटम या एलिमेंट का कंपाउंड में आ जाना, इसे हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट या सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस की। डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, देखिए क्या होता है डबल डिकम्पोजिशन, अ केमिकल रिएक्शन इन विच two reactants are both decomposed to form new substances by exchanging their radicals। तो डबल डिकम्पोजिशन में जैसे कि नाम से पता चल रहा है, डिकम्पोजिशन जो सिंपल डिकम्पोजिशन हमने पहले पढ़ा हुआ है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, डबल डिकम्पोजिशन हो रहा है। तो डबल डिकम्पोजिशन में डिकम्पोजिशन 2 टाइम्स डबल। तो डबल डिकम्पोजिशन में क्या होगा कि जो भी दो रिएक्टेंट सब्सटेंस हम लेते हैं वो दोनों जो हैं वो डिकम्पोज हो जाते हैं, मीन ब्रेक कर जाते हैं, और ब्रेक होने के बाद क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो गए, ब्रेक हो गए, और फिर ये अपने रेडिकल्स को एक्सचेंज करके न्यू प्रोडक्ट्स को फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो एग्जाम्पल के लिए जैसे कि A और B एक कंपाउंड है, C और D भी एक कंपाउंड है। अब क्या हुआ, डबल डिकम्पोजिशन में A और B ब्रेक हो गया, किस में ब्रेक हुआ, A एंड B में, और CD भी ब्रेक हो गया। तो A प्लस फ्री हो गया, B माइनस फ्री हो गया, C प्लस फ्री हो गया और D माइनस फ्री हो गया। अब यहाँ क्या हुआ, जो A प्लस था, A प्लस जो था वो इस कंपाउंड के D माइनस के साथ जुड़ गया, प्लस माइनस के साथ जुड़ गया, और उसने क्या बना लिया, एक न्यू कंपाउंड AD। उसी तरह से B माइनस जो है वो C प्लस से जुड़ गया,
और उसने नया कंपाउंड कौन सा बना लिया, Cb। तो डबल डिकम्पोजिशन में क्या हुआ, डबल 2 बार डिकम्पोजिशन हुआ, ये दोनों कंपाउंड्स क्या हुए, डिकम्पोज हुए, ब्रेक हुए, और ब्रेक होने के बाद इनके जो आयंस फ्री हुए या रेडिकल्स फ्री हुए वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो गए, और इस एक्सचेंज की वजह से क्या हो गए, नए प्रोडक्ट्स या कंपाउंड्स फॉर्म हो गए। एग्जाम्पल आपको दिया गया है जैसे कि सिल्वर नाइट्रेट एंड पोटेशियम क्लोराइड, ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या फॉर्म होगा, AgCl एंड पोटेशियम नाइट्रेट। तो यहाँ पर क्या होगा, सिल्वर नाइट्रेट डिकम्पोज होगा और क्या फॉर्म करेगा, Ag प्लस एंड NO3 माइनस। KCl भी डिकम्पोज होगा और क्या फॉर्म करेगा, Cl माइनस एंड K प्लस। अब जो Ag प्लस है वो Cl माइनस के साथ जुड़ जाएगा और क्या बना लेगा, AgCl। उसी तरह से NO3 माइनस जो है वो K प्लस के साथ जुड़ जाएगा और क्या बना लेगा, KNO3। तो ये कुछ केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स थे जो आज हमने डिस्कस किए। इसका जो फर्दर पार्ट है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। ओके बच्चों, तो प्रॉब्लम्स को आप अपनी नोट करते रहिए, जिस दिन भी आपका क्लास होता है नेक्स्ट, मैं उसमें आपकी प्रॉब्लम्स भी लूँगा। थैंक यू बच्चों।